वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पेपर सॉल्व करेंगे HND 102 यानी कि हिंदी का पेपर है ये। दूसरा पेपर हिंदी का, ठीक है, यानी हिंदी काव्य आपका पेपर का इसका नाम है हिंदी काव्य 1। ठीक है, तो हिंदी काव्य 1 वाले पेपर को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे इसमें और लगभग सारे प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। आप मॉडल पेपर उठा करके देखेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि मॉडल पेपर से आए हैं, कुछ जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया था उससे आए हुए हैं। तो उसको मिला करके आप आसानी से पेपर को कर पाते अगर आपने मेरा जो वीडियोस देखा होगा, अगर आपने जो व्याख्या खंड पूरा मैंने पढ़ाया था अगर उसको देखा होगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे तो आसानी से आपका हो जाता। बड़ा सरल पेपर आया था, ज़्यादा कठिन नहीं था। कुछ प्रश्न आपके 4-5 प्रश्न थे जो कठिन थे और वो भी अगर आप पूरी व्याख्या देख लेते तो हो जाता आपका। ठीक है, चले देखते हैं। तो ये पेपर है आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 हिंदी का और हिंदी काव्य फर्स्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखते HND 102 का। ओके, DDU यूनिवर्सिटी का पेपर है ये, आपका कल पेपर हुआ है। ओके, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने नाम दिया था? तो ये नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। अपभ्रंश मिश्रित हिंदी ही पुरानी हिंदी है, या अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा? या अपभ्रंश मिश्रित हिंदी ही पुरानी हिंदी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन देखें, यह कथन आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी जो है अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को पुरानी हिंदी कहा है। लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यह कथन है तो ऑप्शन नंबर इसका ए लग जाएगा। देखिए यहाँ पर सी भी आपका हो सकता है, तो कुछ विद्वान मतलब कि हो सकता है यूनिवर्सिटी ए मानती है या सी मानती, इसमें हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था, बिल्कुल ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने चारण काल नहीं कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कहा था इसको वीर गाथा काल आदिकाल को, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने चारण काल नहीं कहा था। तो ये यही यही सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी होगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा फोटो अगर आप जिन्होंने भेजा है, अगर आप लोग जो है जान पा रहे हैं तो फोटो जो भी भेजें तो थोड़ा सा इसकी मतलब जो कैमरा है उसको लॉक करके बढ़िया से खींचे ताकि हिले ना, ब्लर ना हो, फोटो थोड़ा साफ आए फोटो, ठीक है। और PDF बना करके भेज देंगे तो क्लियर रहेगा। सुमेलित नहीं, देखिए चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करी? चंद बरदाई ने करी है। नरपत नाल बीसल देव रासो, ये आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये भी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, देखिए सारंगधर खुमान रासो, सारंगधर की खुमान रासो नहीं है, खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा है, ठीक है। जगनिक परमार रासो, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सगुण कवि नहीं है। देखिए छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, तुलसीदास, ये सब कौन है? ये सब आपके सगुण कवि हैं, जबकि मलुक दास जो है निर्गुण धारा से जुड़े हैं, यानी निर्गुण कवि हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सुमेलित है, इनमें से कौन सही सुमेलित? नंददास सूफी काव्य, गलत है। नंददास जो है ये किससे संबंधित है? सूफी काव्य से नहीं, कृष्ण धारा से रिलेटेड है। सुंदरदास कृष्ण भक्ति काव्य, क्या ये सही है? गलत है बिल्कुल, ठीक है। मलुक दास राम काव्य धारा से नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मंझन जो है, कुतुबन, मंझन, जायसी, शेख निसार, ठीक है, ये सब सूफी काव्य से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रीतिकाल की विशेषता नहीं है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, ये नहीं है। बाकी ब्रजभाषा का प्रयोग हो रहा था, हठयोग साधना भी है, श्रृंगार रस की प्रधानता भी रीतकाल में आपको देखने को मिल जाएगी। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे आठवां नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया था कि अलवार भक्तों में महिला भक्त कवित्री कौन थी? तो उनका नाम क्या है? अलवार भक्तों में एक महिला भक्त कवित्री थी, उनका क्या नाम है भाई? उनका नाम है अंदाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नौवां प्रश्न आप देखेंगे, अमीर खुसरो की कविताओं की भाषा है, अमीर खुसरो की कविताओं की भाषा कैसी? खड़ी और ब्रज की मिक्सचर है, यानी लगभग आपकी खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा।
10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो की कविताओं की शैली कैसी है, मतलब शैली नहीं है, इनमें से कौन सी शैली नहीं है। ठीक है, तो अमीर खुसरो की शैली नहीं है आपसे पूछा गया। देखिए पहेलियाँ भी अमीर खुसरो ने लिखा है, दोहे भी लिखे हैं, कव्वाली भी लिखा है, सवैया नहीं लिखा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, कुल्लियात के रचनाकार हैं, बताएं कुल्लियात के रचनाकार कौन है भाई। तो कुल्लियात के रचनाकार देखिए 11वें के करेक्ट आंसर क्या होगा, कुल्लियात के रचनाकार इनमें से कोई नहीं मुझे लग रहा है इनमें से हैं। ठीक है, कुल्लियात के रचनाकार एक सादी सिराजी हैं, वो उन्होंने करी थी। ठीक है, तो वो हो सकते हैं इसमें, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे तो सादी सिराजी आएगा कुल्लियात के रचनाकार। ठीक है, हो सकता है इनमें से अमीर खुसरो या हज़रत निजामुद्दीन औलिया, चूँकि ये दोनों गुरु शिष्य हैं और इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है, तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसको देखना पड़ेगा आगे चल करके। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सर आधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये एक पहेली है अमीर खुसरो की। तो आपसे पूछ रहा है किसकी पहेली है, तो अमीर खुसरो की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 13वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हबक न बोलिबा ठबक न चलिबा, हबक न बोलिबा ठबक न चलिबा में ठबक का क्या अर्थ है। ठबक माने होता है अहंकार के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठबक का अर्थ होता है अहंकार के साथ। ठीक है, बहुत लोग होते नहीं अहंकार के साथ, बहुत ज़्यादा जो है टपर टपर बुलाते हुए चलते हैं ठाठ के साथ, तो इसका कहे अहंकार, मतलब इसका अर्थ होगा मुख्य रूप से अहंकार के साथ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 14वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है कि नाथ पंथ के कवि हैं। नाथ पंथ के कौन कवि हैं भाई इनमें से। देखिए गोरखनाथ जो है वो नाथ पंथ के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 15वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि ज्वय ज्वय पिंडे स्वय ब्रह्मांडे, ये सिद्धांत, मैंने बार बार इन सभी प्रश्नों को बताया। अभी तक जितने प्रश्न मैंने बताए मतलब जितना प्रश्न आपका अभी अभी तक हो गया है, उनमें से एक दो प्रश्न आपके नहीं, बाकी सारे प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो जो पिंडे सोए ब्रह्मांडे, ये सिद्धांत किसका है भाई, ये सिद्धांत है गोरखनाथ जी का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न मैंने बताए हैं मॉडल पेपर में, आप देख सकते हैं 2022 वाला मॉडल पेपर उठा करके। अगला प्रश्न है, आद्यस दसिबा देश बिचरिबा, यह पंक्ति किस कवि है, किस कवि की है। 16वां प्रश्न आप देखें, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल गोरखनाथ की है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इसकी व्याख्या भी मैंने सारी बताई है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 17वां नंबर, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है। बार बार मैंने बताया था श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 18वां नंबर प्रश्न आप देखें, सतगुर समान को सगा में समान क्या अर्थ है। पूरा व्याख्या मैंने बताई है। समान माने होता है, समान माने होता है समान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 19वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि काहे कबीर भीतर मिथ्या सदगुरु के हथियार में, हथियार का क्या मतलब, हथियार मतलब होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 20वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जिन थे गोविंद भी छुटे, तिनके कौन हवाल में, गोविंद का क्या अर्थ है। गोविंद माने ईश्वर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे 21 नंबर पूछा गया था कि पद्मावत के रचनाकार कौन है। सारे प्रश्न मैंने बताया, पद्मावत के रचनाकार कौन है भाई, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है आपका, सिंगल द्वीप की राजकुमारी कौन है। सभी को पता होगा पद्मावती। ऑप्शन नंबर इसका डी सी करेक्ट आंसर होगा। पद्मावती सिंगल द्वीप की राजकुमारी है। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर, अलख अरूप अबरन सो कर्ता में अलख का क्या अर्थ है। मतलब अलख किसको कहा गया है, अलख जो कहा गया है किसको कहा गया भाई, अलख अरूप अबरन सो कर्ता, ये भगवान की एक प्रकार से प्रार्थना करते हुए पहली चौपाई ही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ईश्वर को कहा गया अलख। ठीक है, अगला प्रश्न, अलख माने होता है जो दिखाई न पड़े। ठीक है, अगला प्रश्न, तो ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता चूंकि निर्गुण लोग मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखें, खोपा छुअर केस मुकलाई, ये जब नागमती जो है नहाने के लिए जाती है। ठीक है, नागमती जब सरोवर के पास नहाने के लिए आती तो वो खोपा, खोपा माने क्या होता है, खोपा माने होता है चोटी, जो गूंथी, मतलब जो स्त्रियां खास करके चोटी बालों में बांधती हैं, खूब अच्छा लगता है देखने में, तो उसी को खोपा बोलते हैं अवधी में, खास करके बहुत ठेठ अवधि में। खास करके अगर बोले तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा में, तो मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि खोपा छुअर केस मुकलाई, केस माने होता है बाल, तो बालों का जो जूड़ा है जिसको कहते हैं खोपा, जूड़ा को खोपा कहते हैं। तो उस जूड़ा को छोर, छोर माने खोल करके,
मुकुलाई मतलब खोल दिया है उसको, और उसके बाद में वो नदी में प्रवेश कर रही है, मतलब सरोवर में प्रवेश कर रही हैं। तो खोपा छोर केस मुकुलाई में जायसी किसका वर्णन करते हैं? तो इसमें बालों का वर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, व्याख्या मैंने बताई, देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सूरदास कवि हैं, किसके कवि हैं? वात्सल के भी हैं और श्रृंगार के भी हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, वात्सल और श्रृंगार दोनों के कवि हैं बी, मतलब सूरदास जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 26 नंबर, देखेंगे, बूझत श्याम कौन तू गोरी काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? बताएं। बूझत श्याम कौन तू गोरी काव्य पंक्ति के रचयिता है सूरदास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सूरदास किस धारा के कवि हैं भाई? सूरदास किस भक्त धारा के कवि है? राम भक्त धारा के तुलसीदास जी हैं, सूफी काव्य धारा के मलिक मोहम्मद जैसी, निर्गुण काव्य धारा के आपके कौन है? निर्गुण काव्य धारा के निर्गुण काव्य धारा के तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन उनमें से जो संत काव्य धारा है ज्ञानाश्रयी की, उससे कबीरदास जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सूरदास की काव्य भाषा कैसी है? सूरदास की काव्य भाषा ब्रज है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया था, करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 29 नंबर प्रश्न है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है में जोग का क्या अर्थ है? जोग माने होता है योग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है, यानी कि जोग की जो गठरी है तुम्हारी, ये ठगने वाली जो गठरी है ये यहाँ पर नहीं बिकेगी। जोग की यानी योग की जो गठरी आप लेकर के आए हो वो यहाँ मतलब कि ब्रज में नहीं बिकेगी आपकी, इसको ले जाओ यहाँ से, आयो घोष बड़ो व्यापारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 30वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भूप मनोरथ शुभक बनु में शुभक का क्या? तो शुभक माने सुंदर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोभ न राम राजु कर भरत दीन बहुत भरत पर प्रीत, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पूरी व्याख्या मैंने बताई है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 32 नंबर पूछा गया था, तुलसीदास की रचना नहीं है। रामचरितमानस है, रामलला नछऊ भी है, पार्वती मंगल भी है। रामायण जो है वाल्मीकि जी की रचना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए में मतलब ये काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये है बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, इसमें भव बाधा का क्या अर्थ है? भव बाधा माने होता है संसार का विघ्न। राधा मैया की प्रार्थना करते हुए बिहारी लाल कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर आपसे पूछा गया कि बिहारी की विशेषता नहीं है, श्रृंगारिकता है, भौज्ञता भी है, वीरगाथात्मकता बिहारी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 36 नंबर देखेंगे, सालत है नटसाल सी में नटसाल का मतलब, नटसाल माने होता है बर्छी एक प्रकार की तीर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 37 नंबर प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने घनानंद को प्रेम का पीर का कवि कहा है और साक्षात रसमूर्ति माना। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाने को सयानप बाक नहीं। तो अति सूधो स्नेह को मार्ग है, इसमें सूधो का मतलब क्या? सूधो मतलब होता है सरल, ठीक है। सूधो मतलब क्या? तो सरल मार्ग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 39 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए यार। सारे के सारे प्रश्न फंस रहे हैं। आप देखिए पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर थर्ड सेमेस्टर का फंस गया, हिंदी का लगभग आपका पूरा 90% क्वेश्चन आ गए। इसी प्रकार से आप देखते हैं हर एक सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर ही फंस जा रहा है। तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते? फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर बस कर दे, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगातार आप देख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट की आंसर की आपको दे रहा हूं मैं, आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं। अगला प्रश्न आप देखेंगे 39 नंबर, घनानंद की काव्य भाषा है, बताएं घनानंद की काव्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। जितने भी रीतकालीन कवि अधिकतर भाषा उनकी ब्रज है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 40 नंबर प्रश्न है, प्रेम के पीर को कवि किसको कहते हैं? तो प्रेम का पीर का कवि किसको कहते हैं भाई, बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घनानंद को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपके 40 प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। बाकी आप हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो HND 101 मतलब आपका ये पेपर हुआ था, यानी हिंदी भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय,
इसका भी आप देख लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने करवा दिया आप लोग देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करवा दिया, आप देख लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। DDU का दोनों पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है, और भी जो क्वेश्चन पेपर होगा जिस जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, आप क्वेश्चन पेपर हमारे नंबर 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इस पर आप क्वेश्चन पेपर बहुत साफ साफ फोटो खींच करके आप जो है PDF बना करके उसकी आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका पेपर सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।